इलेक्शन कमीशन कल को चुनाव न करे, सीधा सर्टिफिकेट जारी कर दे तो उसके ऊपर कोई केस नहीं फाइल कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति जाकर के नहीं लड़ पाएगा। तो ये तो पूरा भारत देश का जो मौलिक अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में केशवानंद भारती का जजमेंट दिया गया था, उसका कहीं न कहीं कंप्लीट वायलेशन है। इस वायलेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था उस पर कि ये गलत है, नल एंड वाइड है। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का काम रहा है, जिस तरीके से उसने प्रक्रियात्मक तरीके से कार्य किया है, जिस तरीके से विभिन्न ज़मीनी स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक क्वेश्चन उस पर उठाए गए हैं, उसका उसने न तो समाधान किया है और न ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी भी प्रकार से प्रक्रियात्मक सुधार करने की कोशिश की। इस सिवाय इसके कि सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया में आकर के बहनों भाइयों हम आपकी फ़ोटो जारी कर दें, हम आपके घर के क्या बहनों की फ़ोटो जारी कर दें, सिवाय इसके कि ये सारे सिर्फ बीजेपी को चुनाव कैसे जिताया जाए। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ईवीएम मशीनें बाहर पाई गई, जिस प्रकार से इलेक्टोरल बोर्ड्स बहुत सारे आपने देखा होगा कि लालटेन वगैरह के बहुत सारे पाए गए थे। कई जगह पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्ड जो प्लास्टिक के बन के आते हैं इलेक्टर्स के जो होते हैं वोटर्स के, ये सारी चीज़ें जो पाई गई थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बहुत तरह के प्रश्न तभी से खड़े हो गए थे। पहला पॉइंट नंबर 2, 7 करोड़ 45 लाख टोटल मिला के पूरे बिहार में वोट है। अब उसमें से आप देखेंगे कि दोनों पार्टी अर्थात भाजपा और उसके साथ में जो इनका अलायंस है, उनको जो वोट मिल रही है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। बीजेपी को मिल रही है 20.08%, उसको 1 करोड़ के आसपास समथिंग मिल रही है। जेडीयू को मिल रही है लगभग समथिंग में 19% के आसपास, 97 लाख के आसपास। आरजेडी को मिल रही है 23%, आरजेडी को मिल रही है 23% और उसके साथ में 1 करोड़ 15 लाख वोट। और वो सीट कितना भी जीत रहे हैं, बड़ी कम सी। आप लोगों को सबको पता है कि आरजेडी की सीट कितनी है, लगभग 25 के आसपास में है। तो इससे ये साबित होता है कि जो व्यक्ति ने इतना टोटल वोट पाई और उसकी सीट इतने नीचे लेवल पर आई, और जिससे ये साबित हुआ कि जो है इंडियन जो अलायंस था, वो इस अलायंस को टोटल मिलाकर के 35 के आसपास सीटों में सिमट गई। तो ये इसका दूसरा मेजर पॉइंट था कि इलेक्शन कमीशन और किस प्रकार से वोट बैंक के आधार पर चीज़ें सारी की सारी नहीं इलेक्शन कमीशन ने फेवर किया, जनता के फेवर में कोई डिसीजन नहीं लिया। साथ ही साथ में जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में 1951 के सेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, खासकर सेक्शन 17 में जो दी गई है, इसके साथ में सेक्शन 25 में जो दिया गया है कि जहां गड़बड़ियां पाई जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन पर एफआईआर भी लॉन्च कराए। पर ऐसे प्रोसाइडिंग ऑफिसर, ऐसे जो पोलिंग ऑफिसर्स थे, उन पे कितने एफआईआर हुए आप बताइए। जैसे जिस प्रकार की पर्चियां बाहर पाई गई, जिस प्रकार से ईवीएम मशीनें बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई, जिस प्रकार से ट्रकों में लद लद के बहुत सारे मशीनों का वीडियो हमने भी देखा है पाए गए, तो उन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैसे ये सारी चीज़ों को एक्शन बिना लिए ही सबको छोड़ दिया। आप सारे लोग बताइए। जनता ने नकार दिया है तो इलेक्शन कमीशन पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना भारत देश का गिर चुका है, इतना बेइज्जत हो चुका है और उसको शर्म नहीं है। आप सबको समझने की इस चीज़ की ज़रूरत है कि जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव के दौरान पर 10-10 हज़ार रुपये मोदी जी भेज रहे हैं, प्रत्येक घर में भेज रहे हैं, उसका क्या किया आपने, कहाँ पर रोक लगाई है। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ चुनाव के दौरान पर एक एम्बेसडर गाड़ी यूज कर ली थी सरकारी, उसके आधार पर उनकी सदस्यता चली गई थी। दूसरी बात इसी के साथ में, और उस समय की भारत देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला मानी जाती थी, आयरन लेडी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये तो भारत के नेता हैं बस, ये तो भारत में सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करके ईवीएम मशीन से, इलेक्शन कमीशन से और 2-4 जो भारत देश के बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन हैं उसके नेता हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए पैसे दिए गए थे। महिलाओं का उत्थान यदि यही से होता हो तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उत्थान की भारत देश की सुप्रीम कोर्ट में और भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन में और भारत देश की विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक स्वायत्त व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोजगार के सृजन की बातें होती हैं, जो जनता को बहुत तरह के रोजगार मिलने चाहिए, उसको लेकर के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के फॉर्म भरे जाते हैं, उसकी फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप उन सबको क्लोज कर दीजिए और सरकार 10,000 रुपये आपको सरेआम तरीके से चुनाव के दौरान पर, जो कि इनवैलिड है, जो कि गैर कानूनी है, जो कि गैर संवैधानिक है, यदि वो ऐसा मिलके आप उनको वोट देना चाहते हैं तो भारत देश को और बिहार राज्य को ऐसी जीत मुबारक हो। 10,000 को लेकर के आपने 5 साल के बच्चों का भविष्य ख़त्म कर दिया। जो बच्चे अभी इस समय पर मान लीजिए 30 साल के थे, वो अगले 5 साल बाद 35 साल के हो जाएंगे। सरकार के पास कोई सृजन नहीं है, सरकार के पास कोई रोजगार नहीं है, सरकार के पास कोई मापदंड नहीं है। आपने 15 साल 20 साल इस सरकार को दिया था,
अब आपको ट्राई करना था कि आप दूसरे को भी मौका देते, आप उसमें चीज़ों रोजगार को, और काम पे तो जनता ने वोट किया। आपने कितना रोजगार हुआ है और कितना काम हुआ है। काम की बात मुझे लगता है कि आप सारे लोगों ने देखा है कि आज पुल का उद्घाटन हुआ है और कल जो है तो टूटी हुई मिली है। आज रोड अभी रातों रात बन रही है और सुबह देखेंगे तो पूरा उखड़ी हुई मिली है। आप देखेंगे कि जनता के बहुत सारे हज़ारों करोड़ के फंडिंग आई है और वहाँ पर नाम मात्र की कैंची काट करके, फीता काट करके वहाँ पर सिर्फ फूल माला चढ़ा के चले गए। आज तक कोई माल्यार्पण उसका काम का प्रोसेस नहीं देते। क्वालिटी लेवल में जो बात कही जाएगी वो शून्य दिखी है, बहुत निचले स्तर पर आई है। पर रोजगार की बात कहूँ तो पटना के बिहार की जनता, आप भी तो बिहार से ही हैं, आप लोगों को भी तो पता है कि कितना रोजगार मिला है। नहीं तो यहाँ यूट्यूब क्यों चलाते या बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में क्यों काम करते, सरकारी नौकरी में जाते। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आप देखें चुनाव खत्म हो गया, कल से रेलवे स्टेशन पटना होगा कि भागलपुर होगा कि बेतिया होगा कि मुगल सराय होगा कि इसके साथ में, मुगल सराय तो सॉरी मैंने बोला, और उसके साथ में आप पूर्णिया देखिए। अब सारे लोग फिर आएंगे, विभिन्न राज्यों में जाएंगे, नौकरी करेंगे और इसके अलावा क्या करेंगे। आपने तो अपने भविष्य में, आने वाले बच्चों के भविष्य में तो आपने ठुकरा दिया। ज्ञानेश कुमार के लोग बधाई दे रहे कि जीत की मुबारकबाद दे रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को वो लोग बधाई देंगे जिन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट होने वाला है। वो लोग बधाई देंगे कि इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी लेवल पर मदद कर देगा। वो भी बधाई देंगे कि राहुल गांधी ने कुछ इलेक्शन कमीशन पर कुछ ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कुछ कर नहीं पाई, ये भी बधाई देंगे। इलेक्शन कमीशन ने मिलने से, उनके प्रेजेंटेशन जो होते थे उनसे मिलने से नकार दिया, इसमें भी बधाई देगी। सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ खड़ी दिखी, मैं सामने बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के, वो भी बधाई के पात्र हैं कि भारत देश का पूरा लोकतंत्र टूट रहा है, भारत देश का पूरा लोकतंत्र खत्म हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अमूक दर्शक बनी बैठी है। पहले सो मोटो होता था, कहाँ गया सो मोटो हमारा आपका। बड़ी स्पष्ट बातें हैं। ज्ञानेश कुमार पर जिस प्रकार से अभी 2023 में पार्लियामेंट में एक एक्ट ले आकर के बिल ले आया गया और उसको एक्ट बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का केस, क्रिमिनल केस हो या सिविल केस नहीं फाइल करेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझ में आ रहा है? लास्टली क्या सुप्रीम कोर्ट के बिना संज्ञान की चीज़ें हो जाती हैं, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट से पहले ये बात भी ध्यान रखने की है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको कंसर्न लिया जाता है। कुछ चीज़ें तो आपको ध्यान देने की। अभी या इलेक्शन कमीशन कल को चुनाव न करे, सीधा सर्टिफिकेट जारी कर दे तो उसके ऊपर कोई केस नहीं फाइल कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति जाकर के नहीं लड़ पाएगा। तो ये तो पूरा भारत देश का जो मौलिक अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में केशवानंद भारती का जजमेंट दिया गया था, उसका कहीं न कहीं कंप्लीट वायलेशन है। इस वायलेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था उस पर कि ये गलत है, नल एंड वाइड है। पर एक बात मैं आपके सामने सब ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी पुरानी हमें एक पोएम याद आती है, आप लोगों ने सुना होगा, भारत देश में अब युद्ध नहीं रण होगा, जो बड़े सुना होगा आप लोगों ने। अब भारत देश में लोकतंत्र के दायरे में, संविधान के अंदर में, इसी कॉन्स्टिट्यूशंस के, आप देखना यही इलेक्शन कमीशन के सारे पावर को अब हम लोग करेंगे और आप लोग देखेंगे इसको कि किस प्रकार से सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। दूसरी, इलेक्शन कमीशन के पास जिस तरह से शक्तियां गैर कानूनी तरीके से 2014 के बाद दी गई हैं, उनको नल एंड वाइड करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग लड़ेंगे। अब उसमें ये बताइए, लोग कह रहे कि जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव का बहिष्कार कर देते विपक्षी पार्टी ने, उस तरह से इंडिया में भी कर देनी चाहिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता, वो एक तरफा जीत रही है लोग। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। कल भी हमसे बहुत सारे लोगों ने बोला इस बात को लेकर के। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अब इसका महत्व रह नहीं गया। बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं, बीजेपी पार्टी या दूसरी पार्टी अपने अपोजिट में विभिन्न पार्टियों को खड़ी कर देगी, लोग उसको वोट दे देंगे। तो यह साबित हो जाएगा कि कोई भी पार्टी नहीं है, यह आपका ऑप्शन ख़त्म हो गया। पहले ऑप्शन था जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय पर आप बाईकाट कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी को पूरा उस समय खड़ा होकर करना चाहिए था। उस समय पर उनके पास जो कांग्रेस पार्टी के पास में जो उनका थिंक टैंक है, जो लोग बैठते हैं, जो सोचते हैं, मुझे नहीं लगता क्या सोचते हैं, शायद लैपटॉप के माध्यम से सोचते हैं या 2-4-10 JNU के बच्चे हैं वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उनको भौतिक नॉलेज नहीं है। उस समय पर लोकसभा के समय पर 2024 के चुनाव में यदि वो इस चीज़ को करते तब ये सारी चीज़ें हो सकती थी। आज विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां हो गई हैं, कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो क्या हो गया, वहाँ पर दूसरी पार्टियां लड़ेंगी, कंटेस्ट करेंगी। अभी देर नहीं हुई है, करना चाहिए। करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, पर आपको यह भी तो सोचना है कि आप करें तब तो। आप कर कहाँ रहे हैं? आप चले जाइए कांग्रेस पार्टी के SEC ऑफिस में, कोई भी वर्कर देखिए घूमता हुआ बेचारा लौट जाएगा, कोई नेता नहीं बैठे मिलता है। क्या राहुल जी को नहीं पता होगा? मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आपको भी तो चीज़ों को, आपके बगल में ये ऑफिस बना है, आपको भी तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे वर्कर आते हैं चले जाते हैं, पार्टी से लोग चले जा रहे हैं, क्या कारण है? चेक बैलेंस कोई है नहीं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, 1990 में मैं हमारे कल बड़ा लंबा डिस्कशन हम लोगों का चल रहा था
और राजीव गांधी जी के टीम में जो वरिष्ठ नेता थे 5, प्रणब मुखर्जी, उसके साथ में पंडित जनार्दन द्विवेदी, उसके साथ में 2-4 लोग और। तो जब 90 का चुनाव खत्म हुआ और राजीव गांधी की सीट कम हुई, तो उन्होंने इन 5 लोगों के बीच में, बड़ी कंसर्न बात कर रहा हूँ, मेरे फादर की बात है ये, बोले सब लोगों को बुलाया गया और बोले राजीव जी ने कि अब हमें बहुत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, जो गलतियाँ मैंने किया। तो उन्होंने सीधा पहला डिसीजन लिया कि पहले मुझे एक अच्छा, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन AICC बैठता है, उसमें एक अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है। आप किताब पढ़िए राजीव गांधी वाली, जो ब्रिटिश ने किसी उसने फॉरेन राइटर ने लिखा, वो नाम मुझे अभी नहीं याद है राइटर का, उसमें स्पष्ट लिखा है। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति स्पीकिंग करता है, जो व्यक्ति स्पीचेस देता है, वो बिल्कुल ही वर्थलेस है। पहली बात, नॉन पॉलिटिकल कंटेंट में बात करता है। तीसरा, इंग्लिश में बात करता है तो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित होती है। तो उन्होंने हिंदी का व्यक्ति, अच्छे भाषा का पकड़ में होने वाला, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को ले आया। क्या वो नहीं समझते थे? मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अब कांग्रेस से हटी हैं, उसका भी एक फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वकील साहब कि ज्ञानेश कुमार को अगर नेपाल का चुनाव आयुक्त बना दिया जाए तो वहाँ भी मोदी जी जीत जाएंगे, भाजपा जीत जाएगी। मुझे लगता है कि आपके हाथ में भी उंगली में लगा हुआ है निशान। आपने ज्ञानेश कुमार से प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा कि क्या बिहार में जो व्यवस्था चल रही है, तो ये नेपाल में भी आपका, यदि भारत देश के साथ में, यदि आप अभी, मैं इतिहास की बात करूं, 1900 सेंचुरी से जब पहले जाएंगे तो नेपाल का अभिन्न होता था। नेपाल भारत का अभिन्न था। भूटान, नेपाल, आप सब जानते हैं। तो उसके बारे में जब बात करें तो उस समय पर पूछें कि भारत देश में यदि नेपाल का चुनाव आयोग भारत देश के ज्ञानेश कुमार को ही बैठा दूं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि वहाँ बीजेपी की सरकार, यहाँ नहीं, आप कहेंगे तो पाकिस्तान में भी बीजेपी की सरकार बना देंगे। और ऐसा करने में, और इलेक्शन कमीशन की EVM की गड़बड़ियाँ, और इलेक्शन कमीशन के जो विभिन्न प्रकार के जो आरोप अभी चल रहे थे पार्टियों में कि यहाँ के वोट वहाँ शिफ्ट की जाती है, वहाँ के वोट वहाँ डाली जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें रहती हैं जो बड़े ही कम मार्जिन में जीत हार की फैसला करती है, जो 1000 होता है, 500 होता है। पर ये सब चीज़ें तो कहने की हो गई, पर मेन बात ये है जो इस पूरे भारत देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर पर दिक्कत कर रहा है, एक EVM मशीन। दूसरा, इसके साथ में जो अभी एक व्यक्ति एक जगह वोट न डाल करके मल्टीपल जगह पर डाल रहा है, और एडिशनल वोट जोड़ी जा रही हैं, काटी जा रही हैं, उन्हीं लोगों को पूरे भारत देश में वाइब्रेट करके घुमाया जा रहा है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट की जो हम लोगों की पिटीशन पेंडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट में इसके साथ में और विभिन्न प्रकार की चीज़ें इलेक्शन कमीशन के पावर पर, जुडिशियल पावर रिव्यू न होगा, इसको लेकर के है, वो कहीं न कहीं पर पूरे भारत देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये हम लोग इसको करेंगे और कैसे बिना करे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव के नतीजे आए, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पूरी तरीके से धांधलीबाजी हुई है? 2 शब्दों में मैं से यदि आप पूछना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के सबूत दिखाए थे, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ही कैबिन में डेमो कराया था, आप सबको पता है कि चंडीगढ़ के चुनाव का जो लाइव हुआ था, आप लोगों को पता है इलेक्शन कमीशन कितने बड़ी गड़बड़ी की थी। और अभी लेटेस्ट में 2 महीना पहले मुझे लग रहा है कि हरियाणा के जो किसी पंचायत का चुनाव था, जिसमें दोबारा रिकाउंटिंग हुई और वो पंचायत का व्यक्ति जीता था। इसी के साथ में और भी विभिन्न प्रकार की जो हम हरियाणा के चुनाव की पिटीशन लड़ रहे हैं, जिसमें 10-15 विधानसभाओं को लेकर के है और कई पोलिंगों को लेकर के है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे कैंडिडेट हारता है और वो EVM में रिकाउंटिंग के लिए पैसा डिपॉजिट करता है, तो उसको ब्लैंक और डमी EVM दे दी जाती है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आता है और यहाँ जब पिटीशन में हम सारे लोग खड़े होते हैं तो वहाँ वो बोलता है कि हमसे तो इन्होंने EVM मशीन मांगी थी, उन्होंने डिब्बा दिया हुआ है। क्या हम डिब्बा देने के लिए आपको 47,000 रुपये पर EVM पर पोलिंग में दिए हैं? फिर इलेक्शन कमीशन ने सीधा नोटिस किया। इसी प्रकार से जब मैं उस समय पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात कर रहा था, सेम टाइम पर जैसे ही हमारी सुप्रीम कोर्ट पिटीशन आती है, तुरंत ही ये सारे लोग पूरी EVM गड़बड़ियों के नाम पर वहाँ बेंगलुरु भेज देते हैं। तो ये पूरे भारत देश का चाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और भारत देश के ऊपर किस तरीके से किसी पार्टी विशेष का राज कायम कर दिया जाए, गुंडा राज स्थापित हो जाए, संविधान के दायरे ख़त्म हो जाएं, किसी व्यक्ति को जो कहे, उसके वर्कर जो कहें, हम सारे लोग करें। यदि उसका वर्कर को हम संतुष्ट नहीं करेंगे, वो किसी भी लेवल पर जा कर के हमारे पर FIR आपके ऊपर, किसी जनता जनार्दन के ऊपर क्राइम करेगा। ये सारी चीज़ें, घटनाएं अब घटेंगी देश में और एक तरफा निर्णय होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम पूरी तरीके से ज्ञानेश कुमार को और उसके साथ में जो उनके 3 साथ में जोशी जी और एक सरदार जी जो हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं और जवाबदेह हैं।